सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। सियासी मौज़ूआत पर तो हम बात करते ही हैं, लेकिन आज हम जरा बात करेंगे एक खबर सामने आई जो कि आज हमारी नज़रों से गुजरी और आपने बुलेटिन में भी देखा कि इस खबर को शामिल किया गया। जाली डिग्रियों पर 16 पायलट्स और 65 केबिन क्रू के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए हैं और ये केस निपटा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ ऑरेंज लाइन मनसूबा जो कि खासे अरसे तक तनाज़ा इस पर बना रहा, लेकिन आज खुद अलीम खान इस पर बोल पड़े हैं और उन्होंने कहा है कि ऑरेंज लाइन मनसूबा खत्म किया जाएगा क्योंकि अब इसको इस तरीके से बंद नहीं किया जा सकता। इस पर वैसे ही बहुत पैसा खर्च हो चुका है और चीफ जस्टिस साहब के भी रिमार्क्स ऑरेंज लाइन मनसूबे पर सामने आए। इस खबर में बात करेंगे। और मईशत का क्या हाल है? हुकूमत तो कहती है कि मईशत कुछ अरसे में बेहतर हो जाएगी, मुश्किल वक्त है, आवाम सब्र कर लें, लेकिन वाकई क्या ऐसा ही है कि 5 सालों में हम यही सूरत हाल देखेंगे, इससे बुरी या फिर इससे बेहतर? इस पर भी हम बात करेंगे। मौशद तजियाकार भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन सबसे पहले हम जरा बात कर लेते हैं आज की समाअत के हवाले से, जो कि मैंने सबसे पहले जिक्र किया आपसे। क्या सुप्रीम कोर्ट में जब समाअत हुई तो पायलट्स और केबिन क्रू की डिग्रियों से मुतालिक असखुद नोटिस केस था जिसको निपटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जाली डिग्रियों पर 16 पायलट्स और 65 केबिन क्रू के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए। 60 डिग्रियों के अलावा 6 डिग्रियों के अलावा तमाम डिग्रियों की तस्दीक हो चुकी है। जिन 6 डिग्रियों की तस्दीक रहती है वो लोग बैरून मुल्क में हैं, ये कहना है वकील सिविल एविएशन का। 16 पायलट्स और 65 केबिन क्रू की डिग्रियां जाली निकली जिनके लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा तासुर है कि अदालती हुक्म पर उजलत का मुजाहरा किया जा रहा है। जल्दबाजी या फिर अदालती दबाव में किसी को बरतरफ ना किया जाए। हम किसी के रिस्क पर कदगन नहीं लगाना चाहते, ये कहना था चीफ जस्टिस का। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिन सर्टिफिकेट की बुनियाद पर पायलट्स और केबिन क्रू के लाइसेंस मुअत्तल किए गए वो रिकॉर्ड दुरुस्त होना चाहिए। कैमरा अदालत में मौजूद एक मुतासरा पायलट ने कहा कि मेरी डिग्री असली है मगर फिर भी मेरा लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बरतरफ अफराद जो हैं वो कानून के मुताबिक फौरन से रुजू करें। ज़ाहिर एक मामला है, हम बहुत अरसे से देख रहे हैं कि एक केस चल रहा था अदालत में और आज इस केस को निपटा दिया गया, लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए हैं। लेकिन हम बात करें अगर इस तरह के मामलात की कि हमने देखा कि जो पायलट्स थे इनकी जारी डिग्रियों का मामला था या फिर इनको जो लाइसेंस जारी किए गए थे वो किस तरह से जारी किए गए थे, हम इस पर बात करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पीजे मीर साहब सीनियर तजियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुस्लिम लीग नून से एमएन ने ज्वाइन करी हैं रोमिना खुर्शीद, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और अब से कुछ देर बाद रमेश कुमार साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। पीजे मीर साहब, आपको क्या लगता है वाकई इस तरह के मामलात से नुकसान ज़्यादा किसका होता है, इदारे का होता है या फिर लोगों का होता है? देखें, एक तो मुझे समझ नहीं आती है कि लोगों को जब हम एक कानून के दायरे में लेके जाते हैं और कहते हैं कि इनकी डिग्रीज जाली हैं, पर्टिकुलरली अभी आपने जो रेफरेंस दिया है फॉर PIA पायलट्स, PIA पायलट्स की पहले क्वालिफिकेशन होती थी मैट्रिक जी। अब उसके बाद आपने इसको बढ़ाना शुरू कर दिया। जो पुराने पायलट्स आ रहे हैं, कई उसमें बड़े सीनियर पायलट्स हैं जो कि मैट्रिक के साथ आए हैं और उनके पास हज़ारों घंटे इसके आपके कह लो कि एयर माइल्स हैं उनके पास। अब वो आप उनको कहते हैं भाई तुम्हारी डिग्री ये बिल्कुल ख़राब है और ये जाली है और ये वो, दैट डजंट मेक सेंस। जब एक PIA की रिक्वायरमेंट थी, जब मैट्रिक से पहले आप आए हैं और वहाँ आपने PIA ज्वाइन कर लिया, उस वक्त ठीक है। बाद में आप मॉडिफिकेशन करते हैं और कहते हैं कि आपकी जिली ये जो डिग्री है ये जाली है। इट जस्ट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। अगर आपने ये करना है तो फिर या तो आप इनको कहें जी आप FA कर ले, BA कर ले, MA कर ले, जो मर्जी कर ले, साथ फ्लाइंग भी करें। तो इसमें आप सोचें कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स एक पायलट पे इन्वेस्ट किए हुए हैं या फ्लाइट इंजीनियर या जिस पे, वो तो गए, वो तो बिल्कुल खत्म हो गए। सो इसका नुकसान कौन भरेगा PIA का? सो मैं समझता हूँ आपको हर चीज़ को एक सोच के और संभल के इस पे आपको देखना चाहिए और उसके बाद आप कहें हाँ जी इसके आप सोल्यूशंस निकालें। आप हर एक को आप वो कह रहे हैं ना, उसको आप फांसी पे मत लटकाएं। इट डजंट वर्क लाइक दैट, वरना तो आप हर चीज़ को क्रिपल करके रख देंगे। मेरा तो इस वक्त हर जगह एक सवाल उठेगा
कि आप मुझे बताएं कि पीआईए के मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन पायलट्स पर जो लगे हैं, जो कि अरबों रुपए के जो फ्लाइट्स हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के एयरक्राफ्ट फ्लाई करते रहे हैं, कोई हमारा अभी तक ऐसा कोई ऐसा एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। आप एक चीज पे कह रहे हैं कि जी डिग्री, क्या वो पायलट जो है वो डिग्री अपना मैट्रिक की या वो डिग्री चल के फ्लाइट उड़ाएगा? उसके पास तो एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। आप उस चीज को मद्देनजर रखो, दूसरी चीज को आप जस्ट पुट इट अवे। ठीक है रोमिना साहब, आप क्या समझती हैं? ज़ाहिर नुकसान जो होना था वो तो वैसे ही बहुत हो चुका है पीआईए का। अब इसके बाद नुकसान हुआ है, इसको पूरा कौन करेगा? कोई खड़ा होगा यहाँ पर कि पीआईए को ठीक करना है? अगर हम आपके दौरे हुकूमत की बात करें तो आप लोगों ने अब तक क्या किया था 5 साल में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैं समझती हूँ कि ये नुकसान कोई छोटा नुकसान नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान होगा। जैसे जिस तरह मौसूफ जो है इन्होंने भी कहा, तो मैं भी यही समझती हूँ, क्योंकि जब भी आप कोई इदारा जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करता है, मज़ीद ग्रूम करता है, तो उनकी एक इन्वेस्टमेंट जो है उस इदारे के ऊपर होती है। या तो ये शुरू दिन से या तो इश्क बनाई गई होती, और अगर अब इसको कर दिया गया है तो मेरे ख्याल में इसके लेवल पे या तो इक्विवेलेंट कोई कोर्सेज उनको करवाए जाते या फिर किसी और तरीके के साथ मैनेज किया जाता। लेकिन अगर आप एक ऐसे फ्लायर को या एक ऐसे पायलट को जिसकी इंटरनेशनल फ्लाइंग भी रही है और वो एक आपका असासा भी है, आप उसका पूरा फ्यूचर इस बिना पे जो है आप उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें, तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे। और अदारे का जहाँ तक नुकसान है वो तो है। और अगर रही बात कि उनके लिए कौन खड़ा होगा, तो डेफिनेटली इस बात को जो है वो तमाम तर लोग जो अपोजिशन में भी हैं और गवर्नमेंट, मेरे ख्याल में खुद भी गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि वो इसको किस तरह से जो है वो कमेटी को बनाती है या किस तरह से। यही तो मेरा आपसे सवाल करने में हुकूमत का मौक़िफ़ तो लूंगी। रमेश कुमार साहब हमारे साथ से बात करते हैं। रमेश साहब, ज़ाहिर फिर सवाल होता है हुकूमत से कि हुकूमत क्या करेगी? पिछले 5 साल नून लीग ने जो पीआईए का हशर किया, ज़ाहिर है वो एक अलग कहानी थी। लेकिन अब जो मामलात हैं, जिस तरह से अभी पीजे मीर साहब भी कह रहे थे कि नुकसान किसका हुआ है? नुकसान तो पायलट का हुआ है। इस पर अगर इतना पैसा लग चुका था तो आपने कोई सिस्टम क्यों नहीं बनाया, कि कोई मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाया? और इस तरीके से लोगों का नुकसान हो या लोगों का मुस्तकबिल दाव पर लग जाए तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? शुक्रिया पीजे मीर साहब, और मैं इसकी हर बात की कदर करता हूँ। बात सिंपल में ये है कि पीआईए खराब क्यों हुई? जब भी जो हुकूमत आई उसने उस पीआईए को मिसयूज किया, वहाँ पे अपने लोगों को नवाजा और इस तरीके से नवाजने का सिस्टम चलता रहा, जिसकी वजह से पीआईए ओवरबर्डन होती गई। और जहाँ पे जरूरत थी वहाँ पे एम्प्लॉय कम रहे, और जहाँ पे इंजीनियर में ओवर एम्प्लॉयमेंट हो गई, जिसकी वजह से पीआईए का असर ये हुआ है। सिर्फ पायलट की वजह से नहीं हुआ है। रही बात डिग्रियों का मसला, और मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा कसूर था। हर चीज की परचेजिंग, एक जो ग्लास होता था वो भी दुबई से आता था, तो बहुत सारे इश्यूज थे। और मगर पीआईए के अंदर ज्यादातर लोग इंक्लूडिंग पायलट्स जो है वो पीआईए के ऊपर जान दी, वो समझते थे। आज भी जब हम बैठते हैं, मैंने 2-3 कॉलम लिखे हैं पीआईए के ऊपर, दी न्यूज और जंग में, तो मुझे 2-4 पायलट्स ने भी मुझसे आके मिले और मुझे कहा कि हमने आपके कॉलम पढ़े हैं और हम समझते हैं कि हर जगह पे। रमेश साहब, हुकूमत इस हवाले से कोई अमली इक़दाम क्या करेगी? कब तक मुमकिन है कि जल्द से जल्द हो सके? मेन चीज ये होती है, लीडरशिप की विल होती है। लीडरशिप की जब विल होती है, वहाँ पे जो सरबराह लगता है वो ऑनेस्ट और कैपेबल लगता है, जो उस इदारे को सही तरीके से चला सके। माजी में ऐसे हुआ नहीं है, माजी में पिक एंड चूज बहुत हुआ है। मगर ये इस वक्त जो एयर मार्शल जिसको लगाया गया है, हुकूमत को भी ये बंदा सही लगा है और जुडिशरी को भी ये बंदा सही लगा है कि ये इसको क्राइसिस से निकालने में मदद करेगा। लेट्स सी, टाइम विल प्रूफ कि किस तरीके से ये काम करेगा। चले, आपने कहा कि सही तो हैं, लेकिन अब ये मामला शुरू कब होगा? ये मेरा सवाल है आपसे, ठीक करने का मामला। मेरे ख्याल में रिफॉर्म शुरू हो गया है वहाँ पे, और पीआईए के अंदर बहुत ज्यादा जहाँ पे ओवर एम्प्लॉयमेंट है उन चीजों को भी देखा जा रहा है। जो आपने डिग्री की बात की, डिग्री के हवाले से चेक किया जा रहा है। देखिए, बात यह है कि आज गलती की या माजी में गलती की, मगर उसके बाद अगर वो उस गलत तरीके से आया और अगर ओहदे के ऊपर बैठा रहा, और बैठने के बाद अगर हम उनको कहें कि ये अब इनका एक्सपीरियंस हो गया है और लिहाजा जो है वो अब इनको नहीं हिलाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो ये भी मुनासिब नहीं है कि हम कहें कि फिर उसने माजी में ऐसा गलत काम क्यों किया, डिग्री गलत क्यों दी। ठीक है, उसको आगे चल के उसको रिलैक्स भी किया जाता है उसकी एक्सपीरियंस देके, मगर कम से कम उन चीज का भी उसको एहसास होना चाहिए कि इसने भी ये गलत काम
किया है, आगे चल के उसकी कमेटी बने कि इसका ये नहीं गलत काम क्या किया है। अभी जब पीजे मीर साहब ये कह रहे थे कि जब क्वालिफिकेशन की बात थी, जिस वक्त इन सबको अपॉइंट किया जा रहा था पायलट्स को, तो उस वक्त तो उनसे सिर्फ मैट्रिक की डिग्री मांगी गई, उसके बाद फिर अगर एफए की मांगी गई, तो अगर एडवांस किया है सिस्टम तो वो फिर उसको उस तरीके से ठीक भी किया जाता। नुकसान तो पायलट्स का हुआ ना। उसको नहीं वो कर सकते कानूनी। अगर जिस टाइम पे रिक्वायरमेंट हुई है उस टाइम पे जो रिक्वायरमेंट फुलफिल करता था और आज अगर उसको अपग्रेड किया गया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका एक्सपीरियंस माना ज्यादा रखता है बनस्बत आज की रिक्वायरमेंट के। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल क्लियर है बात। हाँ, अगर किसी ने जाली डिग्री दी है उस वक्त भी तो उसके ऊपर एक्शन होगा, मगर अगर उसके टाइम पे अगर उसे बीए की डिग्री मांगी गई या जो भी कोई क्वालिफिकेशन मांगी गई, वो क्वालिफिकेशन फुलफिल की है, आज अगर हमने अपग्रेड किया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी अपॉइंटमेंट गलत हो गई। जो इतने दिन जो है इंटरनेशनली उन फ्लाइटों को चलाते रहे, मैं नहीं समझता हूँ उसके ऊपर कोई उसके असर पड़ेंगे। ठीक है रोमीना साहब, आप कोई कमेंट करना चाहेंगे? अभी रमेश साहब ने कहा ज़ाहिर नून लीग में तो पिक एंड चूज वाली पॉलिसी चलती थी जिसकी वजह से इदारा तबाह हो गया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि रमेश साहब अब ज़ाहिर है उस टाइम 5 साल गवर्नमेंट का हिस्सा रहे, लेकिन आज तो वो खैर नहीं है अब। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर पिक एंड चूज़ इतना ज़्यादा था तो अपोजिशन उस टाइम क्यों खामोश थी? क्योंकि अपोजिशन के तमाम लोग जो हैं उस टाइम स्टैंडिंग कमेटीज़ में भी बैठते थे और अपोजिशन का काम होता है कि ओवरसाइट करना और चेक एंड बैलेंस करना, गलत चीज़ों पर आवाज़ उठाना। तो वाई दे वर क्वाइट उस टाइम आप क्वाइट थे। लेकिन बहरहाल ऐसे भी नहीं आप कह सकते कि हर चीज़ जो है वो हर जगह इतना पिक एंड चूज़ करके बिठाया जाता है। डेफिनेटली कोई चीज़ कोई शख्स जो है, जैसे आज ये कह रहे हैं कि जिस शख्स को लगाया गया है वो इनको लग रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है, तो इसी तरह उस वक्त पे भी यही लग रहा होगा। लेकिन डेफिनेटली जो चीज़ें हैं वो कोई आज की ख़राब तो नहीं हुई, उनको ठीक होने में भी वक्त लगेगा। लेकिन दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ आई एम गिविंग। आई थिंक कि अगर कोई चीज़ उस वक्त पे गलत हुई है तो उसको आप देखते हैं कि किस तरह से अब की हुकूमत जो है वो ठीक करती है। चलें, लेकिन मैं जरूर आप लोगों ने नहीं किया, लेकिन आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये हुकूमत ठीक करेगी, चीजों को ओवरसाइट करते हैं। चलें ठीक है, चले ठीक है। रोमीना साहिबा, पीजे मीर साहब, आपको लगता है ये इदारा सियासत की नजर हो गया? ये जैसे रमेश ने कहा, बड़ी सही बात की है। ये हमेशा एक पॉलिटिकल विक्टिम ही रहा है पीआईए। इसको हर एक ने अपना एक पर्सनल इदारा समझ के चलाया है, एम्प्लॉयमेंट्स अंदर करा दी हैं। और ये सही कहा उन्होंने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने बात की है। आपके नैपकिन्स, आपके चम्मच, आपके ये कटलरी, ये इस पे इतना पैसा बना है। और इंजीनियरिंग साइड जो कि एक ज़माने में हर इंटरनेशनल एयरलाइन इधर कराची में आके अपनी सर्विसिंग कराती थी, आज आप देखो कि हमारी इंजीनियरिंग है ही नहीं है, लिटरली नथिंग। और आज हर चीज़ दुबई के चली गई हुई है। क्यों? क्योंकि हमने अपने इदारे को बिल्कुल कहीं आप कह लो कि उसको वो तवज्जो ही नहीं दी है, बिल्कुल उसको हमने ऑन अ डे टू डे बेसिस इसको रन किया है। लेकिन आपने जो कहा है, क्या ये ठीक हो सकता है? आई थिंक अब ये इमरान पे डिपेंडेंट है कि ये कितना इस पर ये जोर लगाएगा और इसको कितना ठीक करेगा। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ आपको ज़रूर कहूँगा, क्योंकि आपने पीआईए का जिक्र किया है। भाई पीआईए को चाहिए जहाज़, पीआईए के पास पैसे नहीं है। आप पूरी दुनिया में जाके पैसे मांग रहे हैं कि इधर के उधर का भाई पैसे दो। और भाई अपने एयर मार्शल साहब जो चेयरमैन है पीआईए के, इनको साथ लेके जाओ और जाके कहो ये कतर हो गया, ये सऊदी हो गया, और भाई अगर आप हमें को सस्ते जहाज़ दे सकते हैं तो वो भी एड ही है ना, तो वो भी आप ले लो, अपनी एक एयरलाइन को तकड़ा करोगे। ये हमारी लॉन्ग टर्म थिंकिंग क्यों नहीं है? व्हाई इज इट कि हमने पैसे ही चाहिए? और यार आप एड ले रहे हो, जहाज पीआईए को लेके दो, जहाज आप उनको लेके दोगे, बिल्कुल ऐसे ही है। और खुलेंगे। जब आपने 40 खरब 22 अरब रुपए ले लिए हैं 5 महीने में, जाहिर है वो आपको उतारने भी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। सिर्फ पैसे की ही मद में क्यों खर्च लिया जा रहा है? मुल्क के और भी मामलात हैं, इदारे तबाह हाल हैं, उनको भी ठीक करने की ज़रूरत है। ज़रा ऑरेंज लाइन मनसूबे की मैं बात कर लेती हूँ। और ऑरेंज लाइन मनसूबा जिस पर खासी की जाती रही हुकूमत की जानिब से, लेकिन अब खुद हुकूमत के वज़रा इस बात पर बोल पड़े हैं। अलीम खान ने आज कहा कि ऑरेंज लाइन मनसूबा जो है वो जून जुलाई तक हम खत्म कर लेंगे, इसको बंद नहीं कर सकते क्योंकि इस पर वैसे ही बहुत पैसा खर्च हो चुका है। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं। 2015 से लेके आज तक मेरा मीडिया ट्रायल होता है। हर दफ़ा जब आप नाम लेते हैं किसी उसका जिसने माशाल्लाह यहाँ पे 40 साल हुकूमत की, साथ मेरा भी ले लेते हैं। और भाई मेरे पास तो कभी कोई चीज़ ही नहीं आई, कभी कोई ओहदा ही नहीं आया। 4 साल के लिए मैं आईटी का वजीर था। अगर आपके पास कोई ऐसी कोई चीज़ है जिसमें बतौर आईटी वजीर मैंने कोई करप्शन की है, तो मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ कि ज़रूर लेके आएँ।
कोई एक पैराग्राफ ही दिखा दें कि अलीम खान के खिलाफ ऑडिट का पैराग्राफ बना 4 साल बतौर वजीर के। ऑरेंज लाइन को मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली बता दूं, ये बिल्कुल बंद नहीं हो रही। इसके ऊपर गरीब सूबे का गरीब अवाम का 300 अरब रुपया लग चुका है। अब इसको मैं अगर चाहूँ भी तो मैं बंद नहीं कर सकता, तो इसलिए ये बिल्कुल बंद नहीं हो रही, ये चलाई जाएगी। अलबत्ता उसके खसारे को कम करने के लिए मैं उसको कमर्शलाइज करना चाह रहा हूँ, उसके जितने स्टेशन हैं उनको कमर्शलाइज करना चाह रहा हूँ, ताकि वहाँ से कोई ना कोई पैसा तो जनरेट हो जिससे कम से कम इसका खसारा कम हो। राइट, ये थे अलीम खान और उन्होंने अपने बारे में बात की कि ज़ाहिर 2015 से मेरा मीडिया ट्रायल हो रहा है। उन्होंने कहा कि ज़ाहिर मैं भी तमाम तर सूरत हाल देख रहा हूँ। ऑरेंज लाइन मनसूबे के हवाले से उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट बता दिया कि ये मनसूबा मुकम्मल किया जाएगा, जून जुलाई तक ये मनसूबा मुकम्मल कर दिया जाएगा। इसको हम बंद नहीं कर सकते क्योंकि ज़ाहिर इस पर बहुत पैसा पहले ही खर्च हो चुका है। रमेश कुमार साहब, पहले तो हुकूमत खुद तनकीद करती रही ऑरेंज लाइन मनसूबे पर और ये कहती रही कि ये मनसूबा आवाम के लिए वबाले जान बन चुका है, एक ऐसी हड्डी है जिसको ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। अब वही सूरत हाल हो गई है, ज़ाहिर इसको मुकम्मल भी करना है, आगे फिर इसको लेकर भी चलना है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि प्रायोरिटीज़ जो है उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, एजुकेशन भी आती है, हेल्थ भी आती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जाना चाहिए, उसके बाद हमें एजुकेशन के ऊपर जाना चाहिए, उसके बाद हमें हेल्थ के ऊपर जाना चाहिए। कि लोग अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, रोड होंगे देहातों के अंदर, तो वो शहरों के अंदर भी एजुकेशन पढ़ सकेंगे। मगर हमारी तरजीह ये होना चाहिए कि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो वहाँ पे एजुकेशन का स्कूल भी बना हुआ हो और वहाँ पे हॉस्पिटल हो कि वहाँ पे लोगों को जो है अब सेहत की सहूलत भी मिले। ऑरेंज लाइन मनसूबा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा था। जो पाकिस्तान के जो हालात थे उस वक्त अगर ऑरेंज लाइन मनसूबा नहीं बनता और ये अखराजात अगर और चीज़ों के ऊपर खर्च किए जाते तो बेहतर था। मगर अगर वो ऑरेंज लाइन मनसूबा एक इफ्तिताह किया गया हो गया, आज उसको पीटीआई की गवर्नमेंट, आप उस वक्त हुकूमत में थे, अगर आपको ऐसा लगता है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा था, आपने उस वक्त क्यों आवाज़ नहीं उठाई अपनी हुकूमत में रहते हुए? मैं बात मुकम्मल करूं। और पीटीआई की गवर्नमेंट अगर उसको कंप्लीट करिए तो मैं समझता हूं ये खुशाइंदा बात है, क्योंकि ये फिर भी पाकिस्तान के अंदर अगर लाहौर के अंदर अगर ये तरक्की हुई है तो लाहौर की मेट्रो एक मिसाल है, लाहौर की ऑरेंज लाइन एक मिसाल बन जाएगी। लोग का आगे अभी अगर कोई इंटरनेशनल सिटी में आते हैं तो वो एक कंपेयर करते हैं कि कराची से ज़्यादा लाहौर एक इंटरनेशनल सिटी बना हुआ है। और ये शहबाज यानी कि आप मानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने काम किया है पंजाब में? देखिए, उसमें अब मैं अगर डिनाई करूंगा, क्या पीजे डिनाई कर सकता है उसे? बात जो हकीकत है वो हकीकत है। और मैं समझता हूँ कि हाँ, प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए थी। अगर प्रायोरिटीज़ के अंदर अगर बेसिक हेल्थ यूनिट की प्रायोरिटी होती, प्राइमरी एजुकेशन की प्रायोरिटी होती, उन देहातों के अंदर रोडों की प्रायोरिटी होती, तो वो नंबर 1 पे रखते तो वो ज्यादा बेहतर होता। मगर अगर एक इदारा एक बना है तो वो उसको मैं खराब तो नहीं कहूँगा, हाँ उसके अंदर जो प्रायोरिटीज के अंदर वो पहले होता तो वो अच्छी बात थी। मगर आज अगर पीटीआई की गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट उसको तकमील तक पहुंचा रही है कि ये नहीं, इसके ऊपर अखराजात हो गए हैं, लिहाजा हम इसको फाइनल शेप दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये खुशाइंदा बात है। और यही होना चाहिए। सेगमेंट का लास्ट कमेंट रुमीना साहिबा से ले लूं, फिर ब्रेक पर लेके चले। बिल्कुल सही। चले रुमीना साहिबा, नून लीग तो खुश है ना, जो मंसूबे आपके दौर में शुरू हुए तो हुकूमत खत्म करेगी? देखिए, ये खुशाइन बात है कि अगर वो इसको करेंगे, क्योंकि ऑरेंज लाइन जो है, जैसे मेट्रो खुद रमेश साहब ने कहा कि एक खुशाइन था और डेफिनेटली उससे, क्योंकि किसी भी आप मुल्क में चले जाएं तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो एक बहुत बड़ी आपकी एक सक्सेस होती है। और इसी तरह उस पर कौन ट्रैवल करता है, उसके ऊपर डेफिनेटली वही लोग ट्रैवल करते हैं जो उससे मुस्तफ़ीद होते हैं, और ज़्यादातर वही हैं जो जिनकी इनकम भी बहुत कम है। और मेरे ख्याल में ये कोई खसारे वाली बात नहीं है। अगर इतना ही नाकाम मनसूबा होता है, कुछ होता तो काश के अब तक केपीके में भी मुकम्मल हो चुका होता, जो वहाँ पर भी मेट्रो चलनी थी। चलें ठीक है, केपीके में तो मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर हुकूमत जो कि पिछली हुकूमतों के थे वो मुकम्मल करने जा रही है। ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मुल्क की मईशत का क्या हाल है, अपोजिशन कितने ताबड़तोड़ हमले कर रही है, कितनी तनकीद कर रही है, लेकिन हकीकत क्या है? क्या वाकई ऐसा ही है कि उससे पहले दूध और शहद की नहरें बह रही थी इस मुल्क में? बात करेंगे इस ब्रेक के बाद से।
जो पाकिस्तान की मईशत का हाल है उसके लिए बड़ी तशवीश है। एक रेडीबान भी परेशान है, एक मिल वाला भी परेशान है, काश्तकार भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है। हमने जब हुकूमत छोड़ी थी उस वक़्त जो ग्रोथ रेट था वो करीबन 6% था और आज ग्रोथ रेट जो है वो 3% हो गया है। पाकिस्तान की तारीख में 71 साल तारीख में डॉलर जो है सबसे ज़्यादा PTI के दौर में डिप्रिशिएट हुआ। हम जब गए थे 23 अरब डॉलर थे आपके फॉरेन रिजर्व्स, आज 11.5-12 अरब डॉलर आपके अपना जो है फॉरेन रिजर्व्स हैं। 5 महीने हुए हैं और हर तरफ तशवीश है, हर तरफ एक गैर यकीनी सूरत हाल है। ओए कहाँ गए वो साउथ पंजाब महाज वाले, कहाँ गया वो इमरान नियाजी का वादा? वेलकम बैक। देखा आपने, हमसे शहबाज ये कहते हैं कि जितना बुरा हाल मईशत का अब है इससे पहले नहीं था। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत पर हमें तशवीश है। बात यह है कि अगर इस हुकूमत में डॉलर का रेट बढ़ गया है और काफ़ी ज़्यादा रुपए की कदर गिर गई हो कि 17 रुपए है, तो नून लीग के दौर में क्या हुआ था ज़रा मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। डॉलर रेट के हवाले से, मुल्क की रुपए की कदर के हवाले से अगर हम तहरीक इंसाफ की बात करें तो ज़ाहिर है अभी जो हालात हैं ये 17 रुपए की कमी हो चुकी है। जब हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो उस वक्त 123 रुपये 26 पैसे का डॉलर था और अब यानी कि 139 पैसे का डॉलर हो चुका है। लेकिन अगर मैं नून लीग के दौर की बात करूँ तो नून लीग को डॉलर मिला था जनाब 98 रुपये का। उसके बाद जब वो जा रहे थे 5 साल में तो वो छोड़ के गए थे 105.52 डॉलर और ये कीमत हो गई थी। इस तरह पीपल्स पार्टी के दौर में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी। तो सवाल मेरा ये है, रुमीना साहबा, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि आपको वाकई ऐसे लगता है कि अभी मुल्क की मईशत का हाल बहुत बुरा है? जब आप लोगों ने ज़ाहिर इक़्तिदार संभाला था तो उस वक्त 5 माह में जो सूरत हाल थी वो मैंने बता दी है। क्या उस वक्त बुरा हाल नहीं था? उस वक्त भी डॉलर की कीमत जो थी वो काफ़ी बढ़ गई थी, रुपये की कदर गिर गई थी। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि आपको चीज़ों को समझने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जब हम लोग जिस वक्त में गवर्नमेंट में आए तो उस टाइम सिर्फ एक मईशत का मामला नहीं था, बहुत सारे और भी जो हैं जिसमें दहशतगर्दी भी थी, लोड शेडिंग भी थी और बहुत सारे और भी क्राइसिस थे। जिन सबको ऑलमोस्ट जो है वो कवर किया गया। और जब PTI आई तो उस वक्त खैर उनको मुल्की मईशत का जो मसला आया, लेकिन उसके अलावा भी अनसर्टेनिटी नहीं थी। बहुत हद तक मुल्की खजाना खाली करके गए, हुकूमत ये इल्जाम लगाती है आप पर। जी, वो मुल्की ख़जाना जो था वो बिल्कुल खाली नहीं था। इसको इस तरह से जिस तरह से पोर्ट्रेट किया जा रहा है उस तरह से बिल्कुल नहीं था। 5 महीनों के अंदर जिस तरह से अनसर्टनिटी को कायम किया गया है, कभी कहा जाता है कि हम IMF के पास शुरू दिन से कि हम IMF के पास जाएंगे, कभी कहा जाता है नहीं जाएंगे, कभी खुद के बयानात जो है वो मिल नहीं रहे होते। और वहाँ उस बिना पे आप देखें, इंटरनेशनल मार्केट हो या नेशनल मार्केट हो, जो आपके बिजनेसमैन हैं या जो लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन लोगों को तो कहीं पर भी एक सर्टन सूरत हाल नजर नहीं आती, स्टेबिलिटी कहीं पर नजर नहीं आती। तो इस वजह से नोबडी इज फीलिंग सिक्योर टू इन्वेस्ट इन दिस कंट्री, नंबर 1। और इसके जिम्मेदार भी कौन है? इसके जिम्मेदारान भी ये खुद हैं। और रही बात, आप ये देखिए कि दुनिया में पेट्रोल की कीमत कम थी, लेकिन जब कम हुई तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हुई भी थी। और उसके बाद अभी भी आपको याद दिलाती चलूं, आलमी मार्केट में पेट्रोल हमारे दौर में तो बहुत कुछ हो गया था। दौर में पेट्रोल हमारे जी बिल्कुल, लेकिन फिर भी इतना बुरे हालात कतन नहीं थे। एक गरीब की जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं थी जितनी नागवार अब हुई। लेकिन बात यह है कि हम लोग तो पुराने पाकिस्तान के लोग थे ना, यहाँ पे वादे तो ये किए गए थे कि जिस दिन इमरान खान साहब तशरीफ लाएंगे उनके दूसरे तीसरे दिन तो अरबों डॉलर और खरबों डॉलर जो है वो आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में अब वो चीज़ें, अब वो वक्त है कि जहाँ पर लोग अपने आप को डेफिनेटली प्रूव करें, क्योंकि हमने तो जो किया वो तो था। रमेश साहब, मुमीना साहबा कह रही हैं हम तो पुराने पाकिस्तान के बासी हैं, नए पाकिस्तान में क्या हो रहा है? आप लोग कहते थे कि ज़ाहिर 105 का डॉलर है तो उस वक्त ज़ाहिर करप्शन 108 का डॉलर है, तो इसलिए करप्शन की वजह से आज डॉलर 139 रुपए में ट्रेड कर रहा है। अब क्या वजह है? देखें सुमैया, मैं 2002 से गवर्नमेंट में हूँ और ये सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। वाहिद 2002 से 2007 का जो टाइम था, 5 साल जो गवर्नमेंट जो रही थी, उस गवर्नमेंट के दौरान
60 रुपये का डॉलर जो है वो एक रुका था, मगर उसके बाद पीपल्स पार्टी का दौर आया, तब भी 60 रुपये से लेके और 98 तक डॉलर चला गया था। हाँ। उनके टाइम पे हुआ। जी हाँ। फिर जैसे पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट गई, नून लीग की गवर्नमेंट आई, तब भी आपने देखा कि डॉलर बढ़ा और कम नहीं हुआ। आज भी डॉलर, मगर मेन चीज़ ये है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये जब हमारी बजटें इम्बैलेंस होती है, जब हमारा डेफिसिट बढ़ता जाता है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जाता है, फॉरेन रिजर्व हमारा कम होता जाता है, तेल की सप्लाई, मैं जरा से और हमारा सब्जेक्ट है मेरा, और बिल्कुल मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन जरा मैं चाहती हूँ कि माहिर मुआशियात का भी जरा इसमें टेक लेना, ज़ाहिर वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं चीज़ों को। फिर मैं आपकी जानिब आती हूँ। मुजम्मिल असलम साहब माहिर मुआशियात हमें ज्वाइन करें। मुजम्मिल साहब, क्या वजह होती है, चाहे किसी का भी दौर हुकूमत हो, हम सब देखते हैं कि डॉलर जो रेट होता है वो एकदम से बढ़ जाता है 4-5 महीने में। नून लीग के दौर हुकूमत में भी ऐसा ही हुआ, अभी PTI में भी ऐसा ही हो रहा है। ये मैकेनिज्म क्या होता है? क्या स्टेबिलिटी में टाइम लगता है या फिर कोई और वजह है? देखिए, डॉलर ऊपर नीचे होता रहता है, वो तो कोई बुरी बात नहीं है। पूरी दुनिया की हर करेंसी ऊपर होती है, नीचे होती है। मसला ये है कि डॉलर को, जिसे कहते हैं बेदर्दी से रुपए की कदर को जो है, जिस तरीके से हमने देखा कि हमारी मईशत में हर 3 साल 5 साल बाद होता है, वो दुनिया में नहीं देखा जाता। और उसकी जो एक सिंपल सी वजह ये है कि हमारी आज तक कोई हुकूमत जो है उसने सीरियसली हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसको जो है बिल्ड करने के लिए कोई ख़ास पेशरफ नहीं करते, और हमेशा रिलाय करते हैं कि हमें कभी किसी दोस्ताना मुल्क से इमदाद मिल जाए, कभी हमें जो है किसी से कुछ मिल जाए, कभी अमेरिका पे इन्हिसार, कभी नहीं। तो मुजम्मिल साहब जरा मुझे ये बता दें, ज़ाहिर एक आम आवाम है, उसको इतना समझ नहीं आता। अभी हमने देखा नून लीग के दौरे हुकूमत में 5 साल में 17 रुपये 61 पैसा जो है वो इजाफा हुआ, लेकिन यहाँ 5 माह में ही इस हुकूमत में 17 रुपये का इजाफा हो चुका है। इसकी वजह क्या है, आप क्या समझते हैं? देखिए, 5 माह में 17 रुपये का इजाफा जो इन्होंने किया, वो पहली बात तो ये कि नून लीग की हुकूमत में फैसला करते थे इसहाक डार साहब, ठीक है, और उन्होंने रोक के रखा हुआ था, और वो उन्होंने कोशिश की कि जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसका इस्तेमाल करके रुपए की कदर को रोका जाए। सही। इनकी हुकूमत में ये इन्होंने आते ही स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट कर दिया और स्टेट बैंक की डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया। जब स्टेट बैंक की डिस्क्रिप्शन पे छोड़ा तो स्टेट बैंक ने देखा कि खजाने में इतने पैसे नहीं है कि रुपए को मजीद उसका दिफा किया जाए, तो उन्होंने रुपए का फ्री फॉल करके जो है अपने खजाने के दिफा करने की कोशिश की है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लें कि हमारे खजाने का दिफा नहीं हो पा रहा और खजाना तेजी से गिर रहा है। तो ये सारी वजूहात है जिसकी वजह से जो है। मुजम्मिल साहब जरा मुझे लास्ट में बता दें, मुझे ब्रेक लेना है। अगले 5 सालों में आप मईशत की ओवरऑल सूरत हाल क्या देख रहे हैं? ये मजीद बढ़ेगा, डॉलर रुपए की कदर मजीद कम होगी? देखें, मईशत अलग चीज़ है, डॉलर अलग चीज़ है। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, डॉलर और रुपए की कीमत एक नॉमिनल होती है। असल चीज़ ये है कि 100 रुपए का डॉलर हो जाए और मेरे और आपके पास जेब में 100 रुपए नहीं हो तो डॉलर महंगा है। बिल्कुल सही। और अगर 200 का डॉलर हो जाए और मेरे आपके पास पैसे हैं तो डॉलर सस्ता है। तो असल चीज़ ये कि मईशत को तंदुरुस्त तवाना करना है, आमदनी बढ़ानी है, एक्सपोर्ट बढ़ानी है और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ानी है। ये चीज़ हो तो हमें जो है ना डॉलर की हम फिक्र से छोड़ देंगे। बिल्कुल सही। मुजम्मिल असलम बहुत शुक्रिया। ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पीजे मीर साहब का भी इस पर मौक़िफ़ लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पीजे मीर साहब, आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर एक आम आदमी इतनी ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स नहीं समझ पाता कि इसकी टर्म्स क्या हैं, किस तरीके से हम मईशत के बारे में बात करें, लेकिन एक आम आदमी की सोच क्या होती है? आप क्या समझते हैं कि वजह क्या थी कि डॉलर रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतने कर्ज ले लिया गया, जिसकी मैंने अभी तमाम नाज़रीन को बताया भी कि 20 खरब 40 अरब का, यानी कि 5 महीने में इतना बड़ा कर्ज ले लिया गया है। क्या लग क्या रहा है आपको, हुकूमत के जो फैसले हैं ये सही समत में जा रहे हैं? देखिए, ये जो अगर हम इसकी अभी बात करेंगे तो ये मैं समझता हूँ बड़ी छोटी बात है। आपने इसी सवाल को एक लंबे पैमाने पे रखना है। हमारी बदकिस्मती ये है, वेदर आज की गवर्नमेंट कल की ऑपोजिशन, इन्होंने उसको ठहरने नहीं दिया जो PMLN थी। PMLN मैं समझता हूँ और पीपल्स पार्टी इन कंपैरिजन आज आपका पॉलिटिकल माहौल थोड़ा सा बेहतर है, ज़्यादा बेहतर नहीं है, थोड़ा सा बेहतर है। लेकिन
इस माहौल को जब आप ठीक करेंगे, आप देखेंगे कि आज की हुकूमत अगली हुकूमत आने वाली के लिए एक अच्छा माहौल सेट करेगी। अच्छा। लेकिन प्रीवियसली ये हुआ है, पीपल्स पार्टी पीएमएलएन को रगड़ती रही, पीएमएलएन पीपल्स पार्टी को रगड़ते रहे, और इन दी एंड रगड़े दोनों नहीं गए, पाकिस्तान रगड़ा गया। आज मैं समझता हूँ कि इन सबको एक अकल आ गई है कि भाई हमने खुदा के लिए, पाकिस्तान के लिए सोचना है। इलेक्शंस जो हारेगा जीतेगा ये काम चलता रहेगा, लेकिन आपकी जो सोच है वो लंबी है। अब कमिंग बैक टू योर सवाल, ये जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत गई थी, जिस तरह रमेश साहब ने कहा है, 60 रुपए पे डॉलर था। जी हाँ। शौकत अजीज ने 80 रुपए पे आपका ये बजट तैयार किया था। जब ये गवर्नमेंट गई 150 पे आपका वो चला गया ऑयल। उसके बाद आपके पास फिर भी लिक्विडिटी थी, लेकिन आपकी मैनेजरियल प्रॉब्लम्स इतनी थी कि आपके ये जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं वो उसको नहीं संभाल सके। आप पूछ ले डॉक्टर अशफाक से, आज है गवर्नमेंट में, आप पूछ ले डॉक्टर सलमान शाह से, आज है वो इनको इनकी असिस्टेंस करें। आपके इकोनॉमिक मैनेजर्स ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि आप लॉन्ग टर्म सोचते नहीं है। आज भी इस गवर्नमेंट को एक प्रॉब्लम है इकोनॉमिक मैनेजर्स के साथ। ये अच्छी बात है, इन्होंने डॉक्टर प्रोफेसर अशफाक को लिया है, सलमान को लिया है, बाकियों को ले, भाई मिल के लोग। लेकिन मैं जरा यहाँ पर अपने नाज़रीन को बता दूं, पीजे मीर साहब, डॉक्टर अशफाक साहब से हमारी प्रोग्राम में बात हुई थी। उन्होंने कहा मैंने हुकूमत को पूरा फॉर्मूला, पूरा प्लान तैयार करके दिया है कि IMF के पास आपको ना जाना पड़े। फिर भी हुकूमत खुद ही जाना चाहती है IMF के पास। ये मेरा मशवरा नहीं है, ये उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड बात कही है। बिल्कुल सही कहा आपने, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब अनफॉर्चुनेटली ये चीज, ये क्या हुआ है कि अगर कोई सुनने वाला तो हो ना, और भाई ये आदमी जो आपको एडवाइस दे रहा है, ये कुछ 6-7 साल इसकी कोई रिश्तेदारी तो नहीं है वर्ल्ड बैंक या ये क्या कहते हैं दूसरे IMF। बिल्कुल ऐसा ही है। 60 रुपए पर डॉलर इन सब ने मिलकर रखा है ना। ये टीम की एक एफर्ट होती है। हम टीम एफर्ट को नहीं देखते, और बदकिस्मती यही है कि आज हम उसी चीज की मार आज खा रहे। ऑरेंज ट्रेन, ये इतनी इस पे तनकीद होती थी, और जी पैसा लूट गए, ये करके वो करके। आज जरूरत है जी हमारी, और भाई आज उस वक्त तुम कहते हैं ये अच्छी चीज है और अपनी अच्छी तनकीद बराए तामीर करते, तो मैं समझता हूँ कि इसमें और तुम्हारा समझना पड़ता है ना कि जब आपके ऊपर खुद पड़ती है तो वाकई आपको समझना पड़ता है कि इस चीज को अब हैंडल कैसे करना है। चलें, रमेश कुमार साहब को जो ऐड करना चाह रहे हैं, रमेश साहब क्या कहना चाह रहे हैं, क्या जवाब देना चाह रहे हैं? सुमैया देखें, बिल्कुल पीजे ने सही बात की कि पाकिस्तान पॉपुलर फैसले होने चाहिए थे। पहले पब्लिक पॉपुलर फैसले होते थे कि टेम्पररी रिलीफ के लिए जो मेयर्स लिए जाते थे, उसके लॉन्ग टर्म उसके इफेक्ट क्या होंगे उसको कभी नहीं सोचा गया, जिसकी वजह से ये हालात बने। मगर इस वक्त गवर्नमेंट, आप देखेंगे पब्लिकली ये महसूस हो रहा है कि महंगाई हो रही है, ये हो रही है, मगर मैं जो अंदर बैठा हुआ हूँ, मैं जो स्टेप्स देख रहा हूँ असद उमर की तरफ से और इकोनॉमिक एडवाइजर्स जितने भी हैं, और सुलेरी है, इशफाक, सारे सबके साथ उनके व्यूज़ के साथ जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूँ 1 साल के अंदर आपको स्टेबिलिटी जो नज़र आएगी वो आपको बताएगी कि पाकिस्तान सही समित में जा रहा है, और लॉन्ग टर्म मेयर्स जो लिए गए हैं उसके असरात जो है शॉर्ट टर्म लोगों को जो फायदा जो टेम्पररी 2 महीने पहले जहां तक मुझे याद पड़ता है डॉलर 2 से 3 घंटे के लिए एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गया और फिर 2-3 घंटे बाद वापस आ गया। ये ऐसा हुआ क्यों था? क्या हुकूमत ने इस बात की तहकीकात करवाई अभी तक? देखिए, एक तो चीज़ ये कि डॉलर को मेंटेन करना और डॉलर को देखना ये इंडिपेंडेंट मार्केट का काम है, फिर भी उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस स्टेट बैंक का होता है। और स्टेट बैंक का गवर्नर जो है बाजवा साहब, वो माजी में भी नून लीग के साथ जुड़ा हुआ था, आज PTI के साथ जुड़ा हुआ है। उसकी वजह यह है कि वो अच्छी क्रेडिबिलिटी का मालिक है, माजी में भी अच्छी पोस्टों के ऊपर रहा, आज भी अच्छी पोस्टों के ऊपर रहा। तो ये नहीं हमारी डॉलर रेट बढ़ गया है। अच्छी बात है कि स्टेट बैंक को एक पहले, जैसे पीजे ने कहा कि पहले शौकत अजीज ये वो मैनेज करते थे, आज स्टेट बैंक का ये काम है। मुजम्मल ने सही बात की, आज स्टेट बैंक को छोड़ा गया है कि भाई आप इंडिपेंडेंटली ये चीज़ें करो। प्राइम मिनिस्टर को इंफॉर्मेशन जरूर जाती है इस चीज़ की, मगर प्राइम मिनिस्टर का इसके अंदर रोल नहीं होता है। मैं समझता हूँ ये लॉन्ग टर्म में ये गवर्नमेंट ले रही है, एक सिर्फ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो इस वक्त ट्रांसपेरेंसी है, करप्शन फ्री पाकिस्तान होना चाहिए, और सब्सिडी से बचा जाए, अच्छे फैसले लिए जाएं तो ये पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। अगर बांग्लादेश हमसे अलग होने के बाद आज इतना ज़्यादा मजबूत बन गया है, इंडिया इतना ज़्यादा मजबूत बन गया है, मलेशिया इतना ज़्यादा
मजबूत बन गया है। कम से कम वो मुल्क जो हमारे बाद आज़ाद हुए, अगर वो इतने स्टेबल बन गए हैं तो हमें अपने गिरेबान में ज़रूर देखना चाहिए कि हम रुमीना साहिबा देखिए ना, अभी आप लोग बहुत जल्दी मचा रहे हैं। किसका है? 5 साल तो देना हुकूमत को, 5 महीने में फैसला कर लिया कि मुल्क की मईशत का बुरा हाल है। बात तो ठीक है उनकी कि भाई फैसले अच्छे हैं, दूरस नताइज होंगे। बिल्कुल सुमैया जी, पहली बात तो ये है कि जिन ममालिक की ये बात कर रहे हैं उन ममालिक में इस तरह से धड़ाधड़ माशाल्लाह नहीं लगा। ये तो 2002 और 7 की बात। और मसला ये है कि रमेश साहब रही सदा गवर्नमेंट में है, इसलिए अपोजिशन में रहते तो शायद बहुत सारी चीज़ों पे तनकीद होती और चीज़ें उठ भी जाती। लेकिन मसला यहाँ पर खाली ये नहीं, आप अगर आप इन चीज़ों को भी देखें तो अगर माना कि मैं कहती हूँ कि ठीक है, और इस चीज़ का फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर भी तमाम लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। और अगर लीडर ऑफ अपोजिशन की स्पीच देखें तो उन्होंने जो पहली तकरीर की तो ही इज़ द फर्स्ट वन जिन्होंने कहा कि सियासत एक अलग चीज़ है, लेकिन हम सबको मिलकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर बैठना चाहिए और बात करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि रही बात कि स्टेट गवर्नर बैंक के जो गवर्नर हैं वो उनको उन्होंने इन्फॉर्म किया है नहीं किया, मसला सबसे बड़ा जो है वो ये कि हमें तो समझ ही नहीं आती कि किसकी बात पे यकीन करें और किसकी पे नहीं। असद उमर कहते हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म किया क्योंकि स्टेट बैंक के गवर्नर ने उनको बताया कि ये चीज़ होने जा रही है, और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं आई डोंट नो। सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू अपने घर को ठीक करने की ज़रूरत है, और फिर बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी। लेकिन हमने जो मईशत का बेड़ा गर्क किया या नहीं किया, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि चलें अब जो होने जा रहा है खुदा करे बात कमी बेशियाँ तो बहुत सारी होती नहीं, लेकिन 2002 से और 2007 के वक्त की जो बातें करते हैं वो खूबी जानते हैं कि उस दौर में क्या था और क्या नहीं। आई डोंट वांट टू गो इन दोज डिटेल्स। मुझे तो ये पता है कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जो सी है उसके अंदर ये आया है कि आज से 5 साल पहले की रिपोर्ट देखें तो उसमें पाकिस्तान कराची मार्केट जो है वो स्टॉक मार्केट दैट वाज ऑन द दुनिया की 5 बेहतरीन मार्केट्स में से शामिल की गई थी, और आज 5 साल के बाद दुनिया की बदतरीन 5 मार्केट्स में से एक है। जबकि आपके पास तो विजन भी बहुत बड़ा है, आपके पास तो लोग भी ट्रांसपेरेंट हैं, आपके पास तो पॉलिसीज भी बहुत अच्छी हैं, आपके पास तो असद उमर जैसे टाइकून्स और न जाने कितने सारे लोग मौजूद हैं। क्या और आप फिर खुद ही लोगों को पॉइंट अदा करनी थी, तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे, कर्जा ना लेते तो फिर क्या करते रुमीना साहबा? रमेश साहब, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैंने रमेश साहब आपको इंटरप्ट नहीं किया। दूसरी बात ये है कि आप ये भी देखें कि आप तो विजन की भी बात कर रहे हैं ना, आप दुनिया में जा के रो रहे हैं कि मेरा मुल्क करप्ट है। नहीं तो रुमीना साहबा क्या करें फिर? आप बता दें, अगर खजाना खाली है, तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, किस्तें अदा करने के पैसे नहीं है, मुल्क ब्लैक लिस्ट में जाने के लिए तैयार खड़ा है, तो फिर क्या किया जाए? बात ये है 5 माह में कर क्या रहे हैं हम लोगों को तो चले छोड़ देना, हमने तो किया, हमने क्या किया जी रमेश साहब, क्विकली रमेश साहब, तो इनके बड़े हमने तो जैसे भी किया। आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं आज भी कहता हूँ 99 से 2002 का जो पाकिस्तान के 99 से 2002 का जो पाकिस्तान का जो गोल्डन पीरियड था, अगर वो पीरियड 3 साल की जगह 6 साल अगर चलता तो पाकिस्तान के हालात आज हालात नहीं होते। मैं समझता हूँ उस वक्त जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी, जिस तरीके से पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा था और वो जो फैसले होते थे तो वो बहुत ही प्राइम टाइम था। मगर वो पाकिस्तान की बदकिस्मती थी कि 2002 में ये क्यू और MQM और इन चक्रों में आके फिर पाकिस्तान दोबारा उसी पॉलिटिक्स में गिर गया। हम कब तक यही बातें करते रहेंगे? अब हमें आगे की बात करनी है, आगे के लिए सोचना है। अगर नीयत भी अच्छी है तो फिर अच्छा रिजल्ट निकल सकता है, लेकिन क्या हम वाकई अपनी नीयत को अच्छा रखने के साथ साथ विजडम भी ऐसी रखते हैं या नहीं, ये बात असल सोचने की है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।